हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दरअसल ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पावर है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है, वो सेपरेट हो जाता है। और साथ ही यहाँ जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट का जो बेस है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनका एक मिनी पार्लियामेंट इंडिया में क्रिएट हो जाता है। साथ ही हमारे जो सिविल सर्विसेज हैं, जिसके लिए आप तैयारियां कर रहे हैं, उसका बेस भी मैकॉले के सिविल सर्विसेज के लिए जो कमेटी बनाई थी उसके चेयरमैन बनने के साथ ही उसके लिए एक आधार भी यह बन गया था। तो ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दोस्तों, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद आया। दरअसल अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, मेरे वीडियो अगर देखा होगा आपने, तो मैंने वहां बताया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इंडिया को यूनिफाई किया गया था, जहां गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, ताकि इंडिया को एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया जा सके और उसका एक ही गवर्नेंस हो, एक ही तरह का गवर्नेंस हो। अब इसके बाद जो गवर्नर जनरल है, इसके दो पावर एक साथ वे यूज करते थे। हमेशा मैं फ्लो चार्ट की तरह आपको पढ़ाता हूं, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी फ्लो चार्ट बनाकर ही पढ़ें। गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों को चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने अलग अलग करना शुरू कर दिया। दोनों को डिवाइड करना मतलब इस एक्ट के साथ गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब लेजिस्लेटिव पावर में जो काउंसिल थी, उस काउंसिल की मेंबरशिप 6 से और 6 जोड़कर 12 कर दिया गया। 6 एडिशनल मेंबर दिए गए और इस काउंसिल को अभी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाने लगा, ILC, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक पार्लियामेंट की तरह काम करता था, ठीक है, एक मिनी पार्लियामेंट कहिए, जिसका आधार, जिसका बेस वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेता था। और यही ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट का आधार बना। साथ ही यह मेंशन करना यह जरूरी हो जाता है, जो एडिशनल 6 मेंबर, जो 6 मेंबर दिए गए थे, उसमें पहली बार for the very first time 4 members were from India। इंडिया के जो लोकल मेंबर थे, एंड दे वे फ्रॉम मद्रास, ओके, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के 4 मेंबर, मतलब साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के 4 मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो ILC है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनाए गए। यह ऐसा पहला मामला था जब किसी इंडियन लोकल को किसी भी काउंसिल में जगह दी जा रही थी। ये जो पार्लियामेंट, जो मिनी पार्लियामेंट इंडिया में फंक्शन कर रही थी, इसने अभी क्या कर दिया, पावर में आते ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेनियर है उसे इनडेफिनिट कर दिया, उसे अनंत काल के लिए, एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया। नाउ इफ यू रिमेंबर, अदर एक्ट्स एक्चुअली एक्सटेंडेड द लीज अप टू 20 ईयर्स। 1833 का जो लीज भी था, उसमें भी उसको 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया था, लेकिन यहां इनडेफिनिट पीरियड के लिए इसे बढ़ाया गया। इसका मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भी चाहे टेरिटरी या पोजीशन ले सकती थी। साथ ही जो इंडियन टेरिटरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, एक्सपेंशन होने लगा उनके पोजीशंस की धीरे धीरे। याद है आपको, वो ट्रेड के लिए आए थे,
ट्रेडर बन के आए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे इंडिया में उन लोगों की पोजीशंस बढ़ने लग गई थी। अब इसके साथ क्या हुआ, पार्लियामेंट ने गवर्नर जनरल को कहा कि आप प्रोविंस या प्रेसिडेंसी बढ़ा सकते हो। इसी आधार पर पंजाब और सिंध प्रोविंस का क्रिएशन हुआ। साथ ही गवर्नर जनरल को एक ऐसा पावर दिया, कहा कि आप अपने साथ एक वाइस प्रेसिडेंट रख सकते हो और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट कर सकते हो। और इसीलिए गवर्नर जनरल ने 1859 में पंजाब के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया। अब इसके साथ साथ पार्लियामेंट के आते ही क्या हुआ, पार्लियामेंट ने अपने साथ एक तोहफा दिया इंडिया को। इसमें जो सिविल सर्विसेज है, जो 1833 जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो बात शुरू हुई थी, उसमें कहा था कि इंडियंस को भी कंपटीशन में जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, मेरिट बेसिस पर उनका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। अब 1853 जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, उसमें कहा गया, फिर से उसे दोहराया गया और यहां सिविल सर्विसेज के लिए एक प्रावधान उन लोगों ने रखा और मक्कुले को कमिटी का, जो सिविल सर्विसेज को देखती, इस कमिटी का चेयरमैन बनाया गया। और उसी आधार पर इंडियन से वो सिविल सर्विसेज में ओपनली compete कर सकते थे अभी। तो ये एक अच्छी बात हुई इंडियंस के साथ। उन्होंने कहा कि फिटेस्ट को ही इंडियन सिविल सर्विसेज में रखी जानी चाहिए। साथ ही जो पार्लियामेंट की पावर जब इतनी बढ़ गई, अगर आपको याद होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो बोर्ड रखे गए थे। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका पावर बहुत ही घटा दिया गया। पार्लियामेंट के पावर बढ़ने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो पावर है उसे घटा दिया गया। जैसे कि उसके मेंबर्स हैं जो 24 थे, उसे 18 कर दिया गया घटा के, और इस 18 में से भी 6 मेंबर्स को जो क्राउन नॉमिनेट करती थी। तो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो दशा थी वो बहुत ही पावरलेस हो गई थी। इनकी मेंबरशिप घट गई और जो उसमें से 6 लोगों को क्राउन नॉमिनेट करती थी। तो अभी मतलब ये पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अंदर आ गई थी। साथ ही आपके कुछ स्टेट्स इसके आधार पर क्रिएट हुए, असम, बर्मा और सेंट्रल प्रोविंसेस का जो क्रिएशन है ये भी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के आधार पर ही हुआ। तो यही सब प्रावधान है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आई होप आप इसे बहुत इजीली समझ गए होंगे। फ्लो चार्ट बना के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। याद रखने का सबसे एक उपाय है ये, और बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से ये भी एक उपाय है। अगर आपके पास और कोई इससे अच्छा साधन हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं नोट आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।